या कोई वस्तु जब हजार्ड के कांटेक्ट में आता है तो हजार्डस इवेंट कॉज होता है। मशीन है, मशीन के कांटेक्ट में किसी का हाथ आ गया तो हजार्डस इवेंट कॉज होगा। यहाँ पर कोई एक हॉट कप है जो पोर हो जाए किसी के हाथ के ऊपर तो हजार्डस इवेंट कॉज हो जाएगा। यहाँ पर गड्ढा है, किसी का पैर उसके ऊपर पड़ गया तो हजार्डस इवेंट कॉज हो जाएगा। तो हजार्डस इवेंट कब कॉज होता है? हजार्ड के कांटेक्ट में जो कोई व्यक्ति या कोई वस्तु उसके कांटेक्ट में आती है तो हजार्डस इवेंट कॉज होता है। तो कहा हजार्ड, हजार्ड किसको कहते हैं? हजार्ड इज एनीथिंग दैट हैज द पोटेंशियल टू कॉज हार्म। कोई भी चीज जिसके अंदर ये पोटेंशियल यानी पावर हो कि वो नुकसान पहुंचा दे उसे हजार्ड कहा जाता है। वो एक छोटे से कप यानी ग्लास ऑफ वाटर हो सकता है जो लैपटॉप पे गिर के लैपटॉप प्रॉपर्टी डैमेज करते तो भी उसको पानी के ग्लास को हजार्ड कहेंगे। या वो बिग पार्ट ऑफ द मशीनरी हो सकती है, एक मशीन का बहुत बड़ा हिस्सा हो सकता है घूमता हुआ जो किसी को कट लगा दे या किसी के हाथों को रोटेट कर दे, इंटेंगलमेंट जैसी सिचुएशन क्रिएट कर दे। या कोई फर्श के ऊपर पड़ी हुई कोई चिकनी चीज हो सकती है जिसकी वजह से स्लिपिंग हो जाए, कोई व्यक्ति चोट लग जाए। या कोई गड्ढा हो सकता है जिसकी वजह से पैर उसके अंदर पड़ने की वजह से फ्रैक्चर या एंकल हो जाए या गिर जाए तो प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए, लैपटॉप टूट जाए उसका। ऊपर से गिरता हुआ कोई पत्थर हो सकता है, छटक के लगता हुआ कोई सामान हो सकता है, बहुत ज्यादा गर्मी हो सकती है, बहुत ज्यादा ठंडक हो सकती है, कोई केमिकल हो सकता है जो कि बर्न कर दे, जला दे या इनहेल करने के बाद लंग्स के अंदर कुछ स्वेलिंग कॉज कर दे। हजार्ड इज एनीथिंग दैट हैज द पोटेंशियल टू कॉज हार्म। कोई भी चीज हो सकती है, वो छोटी सी पिन हो सकती है, निडल हो सकती है, एक बिग पार्ट ऑफ द मशीनरी हो सकती है, बहुत बड़ा हो सकता है। तो हजार्ड इज एनीथिंग दैट हैज द पोटेंशियल टू कॉज हार्म। एक बिहेवियर भी हो सकता है किसी व्यक्ति का, स्ट्रेस हो सकता है, तनाव भी एक हजार्ड हो सकता है जो कि व्यक्ति को डिस्ट्रैक्ट कर दे, किसी वर्कर का ध्यान भंग कर दे जिसकी वजह से कोई हजार्डस इवेंट कॉज हो जाए। हजार्ड इज एनीथिंग दैट हैज द पोटेंशियल टू कॉज हार्म। कोई भी चीज, कोई भी सामान, कोई भी वस्तु, कोई भी सिचुएशन, कोई परिस्थिति हजार्ड हो सकती है जो किसी को नुकसान पहुंचा दे। नुकसान का मतलब क्या है कि वो नुकसान का मतलब किसी पर्सन को चोट लगा दे, किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को डैमेज कर दे, किसी किसी के जो है वो इन्वायरमेंट को कंटेमिनेट कर दे। तो हार्म का मतलब डिजीज भी कॉज कर सकता है, चोट भी लगा सकता है। हार्म का मतलब ये होता है, नुकसान का मतलब प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए। तो कहा कि हजार्ड इज एनीथिंग दैट हैज द पोटेंशियल टू कॉज हार्म। कोई भी चीज जिसके अंदर पोटेंशियल पावर हो के नुकसान पहुंचाते उसे हजार्ड कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर गड्ढा है, एक मशीन है, कोई कप हो सकती है। फॉर ए हजार्ड टू कॉज हार्म हजार्डस इवेंट मस्ट हैपन। हजार्ड तब तक के किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है जब तक के हजार्डस इवेंट ना हो, क्योंकि हजार्ड दौड़ के नहीं आता है। यहाँ पर गड्ढा है, एक रास्ते पे गड्ढा है, हम जा रहे हैं तो वो हजार्ड दौड़ के हमारे पैर के नीचे नहीं आ रहा है गड्ढा कि जल्दी से इसके पैर के नीचे आ जाए तो गिर जाइए। Hazard itself never cause harm. When somebody or something comes in contact with the hazard, then hazardous event occur. जब कोई व्यक्ति या कोई वस्तु किसी हजार्ड के कांटेक्ट में जाता है तब हजार्डस इवेंट होता है। तो कहा फॉर ए हजार्ड टू कॉज हार्म, एक हजार्ड तभी नुकसान पहुंचा सकता है जब हजार्डस इवेंट हो। और हजार्डस इवेंट कैसे होता है? फॉर ए हजार्ड टू कॉज हार्म हजार्डस इवेंट मस्ट हैपन when somebody or something comes in the contact with the hazard, then hazardous event happen. तब hazardous event होता है। अब यहाँ पर आप देखिए फॉर एग्जाम्पल इमेज के अंदर यहाँ पर एक बंदा है जो कि मोप लेकर के फ्लोर को मोप कर रहा है, पोछा लगा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हजार्ड क्या हो सकता है? ये स्लिपरी जो चीज जो फ्लोर है वही तो हजार्ड है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बंदा है और यहाँ पर एक मंकी ट्रॉली से वो सीमेंट या जो भी मसाला लेके आ रहा है उसको पाइप में लगा रहा है ताकि उसको कॉलम को वो एडजस्ट कर सके। तो ये जो रन कर रहा है ये हजार्ड नुकसान कर रहा है। फिर यहाँ पर जब भी हजार्डस इवेंट होता है, यानी यहाँ पर हजार्डस इवेंट हुआ, तो हजार्डस इवेंट जो होता है उसमें दो चीजें होती हैं, लाइकलीहुड एंड कॉन्सिक्वेंस। किसी भी हजार्डस इवेंट में एक लाइकलीहुड होता है, एक कॉन्सिक्वेंस होता है। कहा लाइकलीहुड किसको कहते हैं? किसी घटना के घटित होने की संभावना, उसको हम लोग कहते हैं लाइकलीहुड, या चांस ऑफ अकरेंस कह सकते हैं, है ना, संभावना कह सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये गड्ढा जो है वो किसी ऐसी जगह पर है जो जहां पर कोई लोग जाते नहीं, कूड़े की जगह पर है, जहां पर डंपिंग जोन बना रखा है,
डेब्रिस कूड़ा करकट वहां इकट्ठा करते हैं, गार्बेज इकट्ठा करते हैं। बैकयार्ड पे है वो किसी घर के, तो वहां लोग तो नहीं जाते हैं, बहुत रेयरली कोई एक आदमी पहुंचा कूड़ा फेंकने के लिए। तो अगर ऐसी जगह पर वो गड्ढा है तो यहाँ पर लाइक्लीहुड कम होगा, किसी व्यक्ति के पैर पड़ने के चांसेस कम होंगे। और अगर वही गड्ढा किसी शॉप के एंट्रेंस पे हो जहां पर हर मिनट में एक वर्कर जा रहा है या एक बंदा शॉपिंग करने के लिए सामान लेने के लिए जा रहा है, तो यहाँ पर चांस ऑफ अकरेंस ज्यादा होगा, इस गड्ढे में पैर पड़ने की संभावना, लाइक्लीहुड ऑफ द हजार्डस इवेंट ज्यादा होगा। बैकयार्ड में लाइक्लीहुड ऑफ द हजार्डस इवेंट कम होगा। और उसके बाद कॉन्सिक्वेंस किस चीज पर डिपेंड करता है कि इस गड्ढे से ये गड्ढा गहरा कितना है, चोट कितनी गंभीर लग सकती है। अगर ये 18 फीट गहरा गड्ढा है कि उसके अंदर पूरा आदमी ही चला जाएगा तो कॉन्सिक्वेंस हजार्डस इवेंट का ज्यादा होगा। और वही चीज यहाँ पर अगर ये मुश्किल से 4 इंच का ही नीचे गड्ढा है तो यहाँ पर हो सकता है कि फ्रैक्चर हो जाए या खरोच लग जाए, लेकिन डेथ नहीं हो सकती है। तो हजार्डस इवेंट का जो लाइक्लीहुड हो इस बात पर निर्भर करता है कि ये गड्ढा किस जगह पर है। अगर बैकयार्ड में है तो हम लोग लाइक्लीहुड कम कहेंगे, और बहुत छोटा सा है तो यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस भी कहेंगे। तो जब लाइक्लीहुड ऑफ द हजार्डस इवेंट कम है और कॉन्सिक्वेंस ऑफ द हजार्डस इवेंट कम है तो हम लोग कहेंगे रिस्क कम है, क्योंकि रिस्क जो होता है वो रिस्क इज इक्वल टू होता है लाइक्लीहुड इनटू सेवेरिटी या कॉन्सिक्वेंसेस, घटना घटित होने की संभावना और घटना घटित होने के बाद उसका जो दुष्परिणाम है कितना सीरियस होगा, इन दोनों को मिला के ही रिस्क कहते हैं। तो रिस्क को हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, रिस्क इज इक्वल टू लाइक्लीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंसेस। तो लाइक्लीहुड के बारे में आपने देखा कि अगर वो गड्ढा किसी बैकयार्ड पे है तो लो है लाइक्लीहुड, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर सेल्स शॉप के एंट्रेंस पे है तो वहां पर हाई है लाइक्लीहुड घटना घटित होने की संभावना। और अगर सामान ही सिर्फ टूटा है तो कॉन्सिक्वेंसेस कम है, और अगर पैर टूटा है तो कॉन्सिक्वेंस ज्यादा है, या अगर पैर टूटा है तो कम है और वहां पर मौत यानी डेथ के चांसेस है तो हाई कॉन्सिक्वेंसेस माना जाएगा। तो हर एक हजार्डस इवेंट घटना घटित होने की संभावना को लाइक्लीहुड कहा जाता है, और घटना घटित होने के बाद जो उसका दुष्परिणाम निकल के आता है उसको कॉन्सिक्वेंस कहा जाता है। इन दोनों को मिला के ही रिस्क कहते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं रिस्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ ए हजार्डस इवेंट अकरिंग एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इवेंट। किसी हजार्डस इवेंट का जो लाइक्लीहुड घटना घटित होने की संभावना और जो उसके घटित होने के बाद जो उसकी कॉन्सिक्वेंस यानी दुष्परिणाम होगा उसके ऊपर ही हम लोग कहते हैं रिस्क हाई है कि लो है। इज इट क्लियर टू यू? रिस्क पता चला यस क्या सर। है? ठीक है ना? यस। अब अगर ये सिंपल सी रिस्क असेसमेंट एक्चुअली में देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, रिस्क असेसमेंट इज नॉट ए न्यू थिंग। रिस्क असेसमेंट, रिस्क को पता करना, उसको एसेस करना, उसको इवैल्यूएट करना, ये कोई नई चीज नहीं है। हमारा ब्रेन जो है वो हर एक कदम जैसे हम लोग बढ़ाते हैं ना, वैसे ही हमारा ब्रेन रिस्क असेसमेंट करता है। जितने भी रिस्क हैं, लेकिन वो किस रिस्क के बारे में असेसमेंट करता है दिमाग? जो रिस्क हमारी लाइफ से रिलेटेड है, जिस हजार्ड के बारे में हम फैमिलियर हैं, जिस हजार्ड के बारे में जानते हैं, उसी के रिस्क असेसमेंट हमारा दिमाग करेगा। जिस हजार्ड के बारे में नहीं जानते हैं उसका रिस्क असेसमेंट नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्री में गए, वहां पर कुछ नए हजार्ड हैं जो कि देखते नहीं, गैस हैं, केमिकल्स हैं, जिसके बारे में हमारा ब्रेन नहीं जानता है, ना ही तो उसकी इंफॉर्मेशन है हमारे अंदर, तो उसका रिस्क असेसमेंट ब्रेन नहीं कर पाएगा। तो हो सकता है बहुत सीरियस किसी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो जाए हम लोग। लेकिन जो लाइफ से रिलेटेड हजार्ड हैं, जिसको हमारी सोसाइटी ने सिखाया है कि रोड कैसे पार किया जाता है ना, जंगल कैसे घूमा जाता है, नदी में कैसे नहाया जाता है, ठीक है, ऊंचाई पे पेड़ पे कैसे चढ़ा जाता है, तो इनके खतरे के बारे में हम लोगों का ब्रेन जानता है, हजार्ड के बारे में जानता है, और हजार्ड के बारे में भी जानता है और हजार्डस इवेंट के बारे में भी जानता है। और हमारा ब्रेन जानता है कि पेड़ पे चढ़ने में जो हजार्डस इवेंट होगा उसका लाइक्लीहुड क्या होगा और कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, दोनों को मिला के हमारा ब्रेन कहता है कि हाँ, रिस्क असेसमेंट जो है वो रिस्क हाई है। जैसे बारिश के टाइम पे पेड़ ज्यादा फिसलेगा, तो चढ़ने पे गिरने की संभावना पेड़ से ज्यादा है, और ऊंचाई ज्यादा है तो गिरेंगे तो चोट बहुत गंभीर लगेगी। तो बारिश के पेड़ पे, भीगे हुए पेड़ पे अगर कोई बहुत ऊंचाई पे चढ़ रहा है तो इसके मतलब रिस्क ज्यादा है। ऐसे ही तो करता है रिस्क असेसमेंट। रोड के ऊपर जा रहा है, जैसे हम पार करने जाएंगे रोड के ऊपर, तो हम देखेंगे कि गाड़ियां कितनी देर देर में निकल रही हैं, तो हम खड़े हो जाएंगे वहां पर, देखेंगे कि गाड़ियां जो है वो निकल रही हैं, हर एक सेकंड पे एक गाड़ी बहुत निकलती है। तो एक सेकंड पे एक गाड़ी निकलती है तो गाड़ी से टकराने की संभावना क्या है? ज्यादा है। एक सेकंड पे एक गाड़ी है,
कि हम टकराएंगे, लेकिन स्पीड है वहां पर बहुत कम। स्पीड कितनी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकल रही है गाड़ी। तो ऐसे भीड़ में भी हम लोग रगड़ते हुए निकल जाते हैं ना। तो गाड़ी से टकराने की संभावना, लाइक्लीहुड तो ज्यादा है, लेकिन कॉन्सिक्वेंस बहुत कम है। चोट बहुत हल्की लगेगी, बहुत होगी तो बोनट हल्का सा टच हो जाएगा, तो कॉन्सिक्वेंस वहां पर कम है, तो इसलिए हमने कहा रिस्क कम है। अच्छा, वही चीज आप सोच उल्टा कर लीजिए कि एक रोड के ऊपर आप खड़े हैं और वहां से गाड़ियां निकल रही हैं, वो 1 घंटे पे एक निकलती है, लेकिन वो गाड़ी जो निकलती है वो 210 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकलती है, उसकी स्पीड इतनी होती है। तो भी आप डर रहे हैं कि टकराने की संभावना तो बहुत कम है, लेकिन अगर टकरा गए तो कॉन्सिक्वेंस जो इसकी होगी, यानी दुष्परिणाम होगा, वो बहुत घातक होगा, यानी मरना ही तय है। तो टकराने की संभावना कम, लेकिन यहाँ पर टकराएंगे तो इसका कॉन्सिक्वेंस बहुत होगा, तो हम लोग कहेंगे रिस्क हाई है, पार मत करना। और उस जगह पर पहले केसेस में टकराने की संभावना ज्यादा थी, लाइक्लीहुड ज्यादा थी, कॉन्सिक्वेंस बहुत कम था, चोट बहुत हल्की लगती, तो हम लोग पार कर रहे थे। ऐसे ही तो दिमाग रिस्क असेसमेंट कर रहा था ना। तो रिस्क असेसमेंट इज नॉट ए न्यू थिंग। अवर ब्रेन कंडक्ट रिस्क असेसमेंट एवरी डे, एवरी सिंगल टाइम। हर एक दिन, हर एक सिंगल टाइम के ऊपर हमारा ब्रेन जो है वो रिस्क असेसमेंट करता ही रहता है। और उसी की देन है कि हमारा जो ब्रेन सही तरीके से रिस्क असेसमेंट करता है, ये इसकी पहचान है कि हमारे हाथ पैर सही सलामत हैं और हम लोग यहाँ पर ठीक ठाक बैठे हुए हैं। ये इसकी पहचान है कि हमारा ब्रेन ठीक रिस्क असेसमेंट करता है। अगर रिस्क असेसमेंट ठीक न कर रहा होता तो या तो हाथ ना होता, या पैर ना होता, या फिर यहीं पर ना होते। ये इस चीज का जो है सबसे बड़ा जो है वो एग्जाम्पल है कि हम लोगों का ब्रेन रिस्क असेसमेंट सही कर रहा है। अगर इंफॉर्मेशन सही दी जाती है तो इसका रिस्क असेसमेंट भी ये सही कर रहा है। तो ये बात समझ में आई। यहाँ पर इसको फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। इन ऑर्डर टू इंश्योर बेसिक टर्म्स दैट अप्लाई टू रिस्क असेसमेंट, इन ऑर्डर टू इंश्योर ए सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट। अगर आप एक सेफ वर्क एनवायरनमेंट बनाना चाहते हैं वर्क प्लेस के ऊपर, तो आपको क्या करना होगा? यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफिनेशन ऑफ रिस्क एंड बी एबल टू एस्टिमेट इट, इवैल्यूएट इट एंड टेक एक्शन इफ नेसेसरी। अगर वाकई आप अपने वर्क प्लेस को बहुत ही सेफ बनाना चाहते हैं कि हमारा वर्क प्लेस बहुत सेफ हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर तरीके से रिस्क की डिफिनेशन आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए कि रिस्क क्या होता है, इसको किस तरीके से एस्टिमेट करते हैं, किस तरीके से इवैल्यूएट करते हैं, और किस तरीके से इसके ऊपर एक्शन लेते हैं कि रिस्क को कम कर सकें, जोखिम को कम कर सकें। ठीक है। And before we work our way through this process, let's take a look at the basic terms that apply to a risk assessment. रिस्क असेसमेंट के ऊपर बात करते हैं, तो सबसे पहला हैजर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए कि हैजर्ड इज एनीथिंग दैट हैज द पोटेंशियल टू कॉज हार्म। हजार्ड क्या होता है? कुछ भी जिसके अंदर ये पोटेंशियल पावर हो कि वो नुकसान पहुंचा दे, उसे हम लोग हजार्ड कहते हैं, खतरा कहते हैं। दिस कुड बी समथिंग एज स्पेशलाइज्ड पीस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी। सिंपल भी चीज हो सकती है, कोई पार्ट ऑफ द मशीनरी हो सकती है, कॉमन वर्क प्लेस हो सकता है, एक सिंपल से कप ऑफ कॉफी हो सकता है, जो कि नुकसान पहुंचा दे किसी भी तरीके से। सो देन इट इज ए हजार्ड। अगर नुकसान पहुंचा रहा है तो वो हजार्ड है। देन ए hazardous event takes place when someone or something interact with the hazard and harm result। जब कोई व्यक्ति वस्तु किसी हजार्ड के इंटरेक्ट होता है, कांटेक्ट में आता है, तो hazardous event होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हम लोग एग्जाम्पल ले रहे थे, वही होल वाला उसी को डिस्क्राइब किया है, तो यहां तक क्लियर है डाउट? रिस्क असेसमेंट की बात करते हैं कि रिस्क असेसमेंट क्या होता है। कहते हैं रिस्क असेसमेंट इज ए केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ एनीथिंग इन योर वर्क एनवायरनमेंट दैट कुड कॉज इंजरी और इल हेल्थ। रिस्क असेसमेंट क्या होता है कि कोई भी चीज जो हमारे वर्क प्लेस के ऊपर कोई इंजरी या इल हेल्थ कॉज कर दे, उसका एक केयरफुल एग्जामिनेशन होता है। Risk assessment is a careful examination of anything in your workplace या work environment that could cause injury or ill health। जो भी हमारे वर्क प्लेस की जो भी चीजें हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट में जो चीजें हैं जो इंजरी और इल हेल्थ कॉज कर सकती हैं, उसका एक केयरफुल एग्जामिनेशन रिस्क असेसमेंट कहलाता है। So का रिस्क असेसमेंट इज ए मीन्स ऑफ मेकिंग श्योर दैट द सीरियस वर्क प्लेस रिस्क आर मैनेज बाई कॉस्ट इफेक्टिवली कंट्रोल मेजर। कहा रिस्क असेसमेंट क्या है, इंश्योर करता है? रिस्क असेसमेंट ये इंश्योर करता है कि हमारे वर्क प्लेस के ऊपर जितने भी हैजर्ड्स हैं, जितने भी खतरे हैं, उसको कॉस्ट इफेक्टिवली कंट्रोल मेजर लगा करके कम किया जा चुका है। कॉस्ट इफेक्टिवली कंट्रोल मेजर का मतलब क्या होता है कि तरीका,
कंट्रोल करने का, हजार्ड को कंट्रोल करने का एक तरीका होता है, उसको हम लोग कंट्रोल मेजर कहते हैं। वो तरीका कौन सा होता है? हजार्ड पाओ तो उसको हटा दो, एलिमिनेट कर दो। केले का छिलका पड़ा है जिसकी वजह से फिसल सकता है, तो उसको उठा करके डस्टबिन में डाल दो, हजार्ड एलिमिनेट हो गया, हट गया। तो एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं तो सब्स्टिट्यूट करिए, ज्यादा खतरनाक वाले हजार्ड से कम वाला ठीक है। कोई ऐसा केमिकल यूज हो रहा है जो ज्यादा टॉक्सिक है, जो हेल्थ हजार्ड ज्यादा कॉज करेगा, तो उसको आपने कम हजार्ड वाले केमिकल से सब्स्टिट्यूट कर दिया। और सब्स्टिट्यूट के बाद, अगर सब्स्टिट्यूट भी हो गया और सब्स्टिट्यूट के बाद रिड्यूस भी कर देते हैं, अगर 1 लीटर पेंट की जरूरत है यहाँ पर उसकी, तो 1 लीटर आप पेंट रखिए, या पेट्रोल की जरूरत है तो 1 लीटर पेट्रोल रखिए, एक ड्रम क्यों रख के बैठे हैं? तो एलिमिनेट करने की कोशिश करिए, वरना फिर उसको क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे और साथ में रिड्यूस करेंगे। फिर साथ में क्या करेंगे? इंजीनियरिंग कंट्रोल लगाएंगे। बहुत से हजार्ड ऐसे होते हैं जिसको इंजीनियरिंग कंट्रोल ही कंट्रोल कर सकता है, और बेस्ट कंट्रोल मेजर जो है, सबसे रिलायबल कंट्रोल मेजर इंजीनियरिंग कंट्रोल माना जाता है। जैसे सेफ्टी गार्ड लगा देना, सेंसर डिवाइस लगा देना। मशीन का रोटेटिंग पार्ट है, घूमता हुआ हिस्सा है, उसमें क्या किया हमने? लोहे का सेफ्टी गार्ड लगा दिया। तो ये भी इंजीनियरिंग कंट्रोल है। कुछ मशीनें ऐसे होती हैं डबल हैंड ऑपरेटेड होती हैं, 2 बटन से आप दबाएंगे तभी चलेगी, ताकि दोनों हाथ बिजी रहे हमारे और उस हजार्ड वाले एरिया में हाथ जा ही ना पाए। कुछ ऐसे सेंसर डिवाइस लगाई जाती हैं ताकि अगर कोई बॉडी का पार्ट ऐसे जहां कट सकता है तो वो ऑपरेट ही नहीं होगा, है ना? तो इंजीनियरिंग कंट्रोल मोस्ट रिलायबल कंट्रोल मेजर माना जाता है। इंजीनियरिंग कंट्रोल के बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। पर्सनल प्रोटेक्टिव सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर ट्रेनिंग है, सुपरविजन है ना, रिस्क असेसमेंट है, जॉब सेफ्टी एनालिसिस करवा करके हजार्ड्स को पता करवाना है, सेफ्टी इंस्पेक्शन है, सेफ्टी सर्वे है, सेफ्टी टूर है। ये सारी की सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेटिव, वर्क परमिट सिस्टम है, ये सारे के सारे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के पार्ट होते हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के बाद फिर क्या आता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, पीपीईस प्रोवाइड करना। ये हमारे कंट्रोल मेजर है जिसके थ्रू हम लोग हजार्ड्स को कम करने की कोशिश करते हैं। अगर एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं तो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कम करने की कोशिश करते हैं। तो कहा रिस्क असेसमेंट इज ए मीन्स of making sure that the serious workplace risk are managed by cost effective control measure। तो ये रिस्क असेसमेंट एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा रास्ता है जिसमें जो इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है कि हमने वर्क प्लेस के जो हजार्ड हैं उसको कॉस्ट इफेक्टिवली कंट्रोल मेजर से कम कर दिया है। असेसिंग रिस्क अलाउ यू टू प्रायोरिटाइज द एक्शंस यू टेक टू कंट्रोल देम। अगर जब आप रिस्क को एसेस कर रहे होते हैं ना, तो आपको ये पता चलता है कौन सा रिस्क हमारे वर्क प्लेस पे बड़ा रिस्क है, कौन सा कम है। जहां पर जान जाने का खतरा है, जैसे एक एस्काफोल्ड लगी हुई है, लोहे का पहाड़, वो बहुत ऊंचा लगा हुआ है, वहां पर हैंडरेल नहीं है ऊपर और लोग काम कर रहे हैं वहां पर, वहां से गिरेंगे तो 100% मर जाएंगे। और एक है नीचे जहां पर छोटा सा गड्ढा खुदा हुआ है, तो पहले किसको आप प्रायोरिटी देंगे कि उसके ऊपर तुरंत कंट्रोल एक्शन लिया जाए? पहले उस टॉप वाले को लेंगे जहां से जान जाने का खतरा है। तो इसीलिए कहा एसेसिंग रिस्क अलाउ यू टू प्रायोरिटाइज द एक्शन यू टेक टू कंट्रोल देम। आपको प्रायोरिटी भी बताएगा कि भाई जो ज्यादा जोखिम वाली जगह है उसको वहां पर जल्दी से आप खत्म करिए। तो कहा पुट ए सिंपल रिस्क असेसमेंट इन केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ एनीथिंग इन योर वर्क प्लेस दैट कुड कॉज पीपल टू सफर इंजरी और इल हेल्थ व्हाइल दे आर एट वर्क। अगर सिंपली रिस्क असेसमेंट करना है तो आप क्या करेंगे? एक इमेजिनरी प्रैक्टिस भी हम लोग कर सकते हैं कि एक रिस्क असेसमेंट आप जो है आपको हम फॉर्मेट अवेलेबल कराएंगे और आपको करना होगा। तो risk assessment is about deciding who might be harmed and then judge how likely is it that something will go wrong and how serious the consequence could be। तो ये सारी चीजें रिस्क असेसमेंट में देखा जाता है, डिसाइड किया जाता है कि जब रिस्क असेसमेंट में 5 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप्स होता है कि आइडेंटिफाई द हजार्ड। सबसे पहला काम रिस्क असेसमेंट हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करना होता है। पहचानिए हजार्ड कहाँ कहाँ है, खतरे, और सारे टाइप्स के हजार्ड्स को पहचानिए। दूसरा होता है एस्टिमेट द रिस्क। एस्टिमेट का मतलब होता है डिसाइड करिए कि जो हजार्ड मिला है उससे किस किस को खतरा है, हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ। उससे इंजीनियर को खतरा है, सुपरवाइजर को खतरा हो सकता है, विजिटर को हो सकता है, और भी कोई नियर बाई पर्सन हो सकता है, या वेल्डर को हो सकता है। किस किस आदमियों को उस हजार्ड से खतरा है और कैसे, ये भी लिखिए, हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ। देन इवैल्यूएट द रिस्क। तीसरा स्टेप क्या रिस्क असेसमेंट करते हैं? इवैल्यूएट करते हैं रिस्क को। आप रिस्क को वेट करेंगे, उसका तराजू होता है ना,
तौलने के लिए, वेट करने के लिए कि कम है कि ज्यादा है, तो उसके लिए तराजू क्या है, हमारे पास मैट्रिक्स होती है, उसको आगे डिस्कस करेंगे। 5x5 मैट्रिक्स लेटेस्ट वन यूज करते हैं। तो मैट्रिक्स में हम लोग वेट करते हैं कि उसका लेवल क्या है, हाई है कि मीडियम है कि लो है। तो रिस्क असेसमेंट एक स्टेप वाइज प्रोसेस होता है, जिसमें सबसे पहला स्टेप है कि हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करना होता है। दूसरा, जब हजार्ड्स को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है तो उस हजार्ड से मैच किया जाता है कि इस हजार्ड्स को किसको किसको नुकसान हो सकता है। देन उसके बाद हम लोग रिस्क को देखते हैं कि रिस्क कितना लेवल का है, रिस्क हाई है कि मीडियम है कि लो है, एस्टिमेट किया जा सकता है। फिर तीसरा होता है रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स, जो आपने पाया है ना उसको सब नोट डाउन कर लीजिए और इम्प्लीमेंट करिए कंट्रोल मेजर के साथ में। फिर इम्प्लीमेंट के बाद फिर पांचवा स्टेप होता है कि उसको रिव्यू करिए टाइम टू टाइम, समय अनुसार उसको फिर से देखते रहिए ताकि हजार्ड ना बदल गया हो, लेवल ना चेंज हो गया हो हजार्ड का। तो रिस्क असेसमेंट इज ए प्रोसेस टू आइडेंटिफाई द वर्क प्लेस हजार्ड and then decide who might be harmed and how through that hazards, and again estimate the risk, how much level of risk is there, and then record your findings and implement the control measure at your workplace to minimize that risk at an acceptable level, and review your risk assessment time to time. सो रिस्क असेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हजार्ड्स को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, उस हजार्ड से देखते हैं कि किसको नुकसान हो सकता है, कैसे हो सकता है, फिर उसका रिस्क के लेवल को हम लोग तौल करके देखते हैं, फिर नोट डाउन करते हैं और उस चीज को कंट्रोल मेजर के साथ में लागू करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं और रिव्यू करते हैं। फिर कहा गया रिस्क असेसमेंट इज ए केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ एनीथिंग इन योर वर्क इन्वायरमेंट दैट कुड कॉज इंजरी और इल हेल्थ। जो वर्क प्लेस के ऊपर जो भी चीज नुकसान पहुंचा सकती है, जो भी चीज हार्म पहुंचा सकती है, उसको हम लोग केयरफुल एग्जामिनेशन को हम लोग रिस्क असेसमेंट कहते हैं। अब रिस्क असेसमेंट क्या क्या फायदा देगी आपको या क्या कर सकती है रिस्क असेसमेंट? पहली चीज है कि रिस्क असेसमेंट टेल वेदर यू आर डूइंग इनफ टू प्रोटेक्ट योर वर्क फोर्स एंड अदर्स फ्रॉम हार्म और नॉट। आप अपने एम्प्लॉइज को जो सेफ करने के लिए वो सारी चीजें कर रहे हैं जो करनी चाहिए कि नहीं कर रहे हैं, पहली चीज। फॉर एग्जाम्पल्स, आर यू प्रोवाइडिंग इनफ ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, हेल्थ सर्विलांस और नॉट। जब रिस्क असेसमेंट करेंगे तो ये पता चल जाएगा हम लोगों को कि ट्रेनिंग हो रही है कि नहीं हो रही, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, पीपीई प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं, हेल्थ सर्विलांस हो रहा है, चेकअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर रिस्क असेसमेंट करेंगे तो इट विल मीट योर लीगल रिक्वायरमेंट। क्योंकि लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है, चाहे वो इंडिया के लॉ की बात करें, चाहे यूके की लॉ की बात करें, चाहे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ के कन्वेंशन की बात करें, चाहे अमेरिका की ओशा एक्ट की बात करें, या फर्दर किसी भी कंट्री के लॉ की बात करेंगे, उसमें लीगल रिक्वायरमेंट होगा, यू हैव ए लीगल ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट द रिस्क असेसमेंट। आपकी एक कानूनी जिम्मेदारी है मालिक की कि वो रिस्क असेसमेंट करे अपने वर्क प्लेस पे। इफ यू डोंट, you could face prosecutions and fines according to the health and management of health and safety at work regulations 1999 as amendment। ये कहाँ का एक्ट है? ये यूनाइटेड किंगडम का एक्ट है, यूके का एक्ट है 1999, जिसको हम लोग हासुआ एक्ट कहते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क रेगुलेशंस। तो ये 1998 वहां के एक्ट के अकॉर्डिंग ये चीजें हमारे यहाँ लॉ के अंदर भी लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे रिस्क को एसेस करे, उसको एक्सेप्टेबल लेवल के अंदर ला करके रखे। फिर रिस्क असेसमेंट अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन करती है तो इट विल डिमॉन्स्ट्रेट गुड बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड इंप्रूव द बिजनेस परफॉर्मेंस एज वेल। अगर रिस्क असेसमेंट करेंगे तो क्या है कि बिजनेस की जो ये गुड प्रैक्टिस है ये हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगी। अंडरस्टैंडिंग द रिस्क दैट योर बिजनेस फेसेस एंड विल हेल्प यू टू मैनेज इट बेटर विद पोटेंशियली कॉस्ट सेविंग। जब रिस्क असेसमेंट करेंगे तो हमारी कॉस्ट सेविंग हो जाएगी, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, लॉस ऑफ प्रोडक्ट नहीं होगा, इंजरीज रिड्यूस हो जाएंगी, चोट रिड्यूस हो जाएंगी, सिकनेस रेट घट जाएगी, है ना, जो कंपनसेशन पे है वो घट जाएगा, ओवर टाइम वेजेस जो पे करना पड़ रहा है वो घट जाएगा। तो ओवरऑल फाइनेंशियली हमको फायदा मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन को। फिर कहा रिड्यूस इंश्योरेंस प्रीमियम। एक बार एक्सीडेंट हुआ तो जैसे जैसे जब ऑर्गेनाइजेशन में एक्सीडेंट रेट हायर होता है ना, तो जो प्रीमियम इंश्योरेंस का जो जाता है एक्सीडेंट जो एम्प्लॉइज का, वो बढ़ बढ़ के प्रीमियम जाता है, और अगर रिड्यूस होता है तो रिड्यूस होकर के जाता है, तो इसका बेनिफिट मिलेगा। इनहेंस रेपुटेशन, और ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन भी बढ़ जाएगी। रिमेंबर, एक्सीडेंट एंड इल हेल्थ कैन हैव ए डिवास्टिंग इफेक्ट, दे कैन ruin द लाइफ एंड योर बिजनेस। जैसे एग्जांपल दिया ना कि एक
एक्सीडेंट जो होता है वो उसका बहुत ही वर्स्ट इफेक्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। विद इन 7 डेज 70 साल की मेहनत को वो खत्म कर देता है। रिस्क असेसमेंट हेल्प यू टू प्रोटेक्ट यू, योर वर्कफोर्स एंड अदर्स एंड योर बिजनेस टू। रिस्क असेसमेंट प्रोटेक्ट करेगा। जैसा कि ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हाउ डू वी कंडक्ट द रिस्क असेसमेंट, हम रिस्क असेसमेंट को किस तरीके से कंडक्ट करते हैं। तो 5 स्टेप्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे, ऊपर डिस्कस कर सकते हैं कि एज वी हैव लर्न, हम लोग जैसे कि ऊपर लर्न कर चुके हैं कि हजार्ड का मतलब कोई भी चीज, कोई भी परिस्थिति, कोई भी सरकमस्टांसेस जो नुकसान पहुंचाती है उसे हम लोग हजार्ड कहते हैं। फिर बताया when you preparing to carry out a risk assessment, जब भी आप प्रिपेयर करेंगे रिस्क असेसमेंट के लिए कि आप रिस्क असेसमेंट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले इसेंशियल चीज, पहला स्टेप्स क्या होता है, आपको कुछ चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। वो क्या चीजें हैं? सबसे पहले आप नोट डाउन करेंगे कि कौन से लोकेशन पे, कौन सी एक्टिविटीज या प्लेस पे आप रिस्क असेसमेंट करने के लिए जा रहे हैं, उसको नोट करना होगा। फिर उसके बाद कौन कौन से लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, उसको नोट कर लेंगे। फिर कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज किए जा रहे हैं, उनको नोट करेंगे। फिर कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं। देन यू माइट फाइंड इट यूजफुल टू ड्रॉ रफ स्केच टू टेक फोटोज ऑफ द एरिया। फोटोज आप लेंगे ताकि ध्यान रहे, चीजें मिस ना हो जाए। व्हेन योर लिस्ट इज कंप्लीट and you have a full picture of the work task, you are ready to use it in step 1 of your risk assessment and identify which of the things you have listed are hazards. तो एक बार प्रिपरेशन आप कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या हजार्ड्स आपने नोट डाउन किए हैं उसमें। सो रिस्क असेसमेंट डजंट हैव टू बी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। व्हाट्स सो इम्पोर्टेंट इज दैट यू कैन concentrate or significant hazards which could result in serious harm or affect number of people। जो आपके सीरियस हैजर्ड्स हैं वर्क प्लेस पे, उस पर आप फोकस करेंगे कि हाँ ये ज्यादा हैजर्ड जो नुकसान पहुंचा सकते हैं, एम्प्लॉइज को सीरियसली इंजर्ड कर सकते हैं, उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। पहला स्टेप जब आप रिस्क असेसमेंट का करेंगे तो फर्स्ट स्टेप क्या कंसिडर करेंगे कि आइडेंटिफाई द हैजर्ड्स, हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करना। अब हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के बड़े तरीके होते हैं कि वर्क प्लेस पे अगर हैजर्ड्स आप पता करना है तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं कि आप एक्सीडेंट्स डेटा पूरा पीछे का उठा लीजिए, उससे हजार्ड पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पर एक्सीडेंट हुए हैं, कहाँ कहाँ पर नियर मिस हुए हैं, कहाँ कहाँ पर इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जिसमें बहुत ही हल्की फुल्की माइनर इंजरीज हुई है, तो वहां से हजार्ड पता चल जाएगा। फिर आप हजार्ड कहाँ से पता कर सकते हैं कि आप अपने वर्क प्लेस के ऊपर एक इंस्पेक्शन करवा लीजिए, वर्क प्लेस इंस्पेक्शन करवा लीजिए, उससे पता चल जाएगा। इंस्पेक्शन जब करेंगे तो उससे हजार्ड के बारे में पता चलेगा। फिर आप हजार्ड्स कहाँ से पता लगा सकते हैं, रिस्क असेसमेंट जो आपने किया है इससे पहले जो हुआ है रिस्क असेसमेंट, उससे पता चल जाएगा हजार्ड्स कहाँ कहाँ पर है। और कैसे रिस्क हजार्ड्स पता कर सकते हैं कि कोई केमिकल या सब्सटेंस अगर है तो उसके जो बनाने वाला या जो भेजने वाला मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट देता है, तो MSDS शीट के अंदर उस केमिकल के बारे में, हजार्ड के बारे में पता चल जाएगा। और कहाँ से पता चल सकता है, कोई व्हीकल्स है या कोई इक्विपमेंट्स मंगाया है आपने, तो उसका जो मैन्युफैक्चरर होता है या जो सेल्स करने वाला होता है उसका एक मैनुअल देता है, तो उस मैनुअल के अंदर हैजर्ड्स को आप देख सकते हैं। फिर उसके साथ में इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉइज वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, उनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर करके थोड़ा सा इंटरव्यू करेंगे तो भी हजार्ड्स के बारे में पता चल जाएगा। उसी के साथ में और कहाँ से पता चल सकता है कि जो वेबसाइट्स हैं हमारी गवर्नमेंट की, जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उस पे इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री हैजर्ड्स वहां पर मिल जाते हैं। सो ये फ्यू एग्जांपल्स हैं, दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स थ्रू व्हिच वी कैन आइडेंटिफाई द हैजर्ड्स। जब एक बार हैजर्ड्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो एस्टिमेट करते हैं रिस्क को। रिस्क एस्टिमेशन का मतलब क्या है, लाइक्लीहुड जो हजार्डस इवेंट का है उसको देखते हैं कि क्या चांसेस हैं होने के, हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ, किसको नुकसान हो सकता है, कैसे हो सकता है। देन इवैल्यूएट करते हैं रिस्क को। रिस्क इवैल्यूएट कैसे करते हैं, व्हाट एक्शन यू नीड टू टेक टू डील विद द रिस्क। रिस्क को भाई उसका एक लेवल पता करते हैं कि हाई है, मीडियम है, लो है। फिर उसके बाद जो फाइंडिंग्स मिलती हैं, जो चीजें, उसको नोट डाउन कर लेते हैं। फिर रिव्यू करते रहते हैं अपनी साइट के ऊपर, री अगेन विजिट कर करके, ठीक है ना। तो थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, देन उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। पानी पी लीजिए, फ्रेश माइंड हो जाए थोड़ा सा।